रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छी थोड़ी सी तैयार हुई लग रही होंगी। वैसे तो रोज होती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक बात जो है वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो आज हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत अच्छी सहेली है, और जब भी ये आती हैं तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि मैं जो है बस तैयार हो जाती हूँ, लेकिन जब आज मुझे पता चला कि ये आ रही हैं तो मैंने कहा बस आज जो बोलो ना खवातीन वाला जो होता है ना, एक क्या नहीं, मैं भी जो है वो टक्कर दूंगी और मैं भी जो है वो आज अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि जब भी ये आती हैं बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी बातें होती हैं और स्किन के हवाले से जो हमें बताती हैं चीजें वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। और अब चल रही है यूजुअली गर्मियां, हम लोग पिकनिक्स का सीजन बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं पिकनिक्स पे, अपनी स्किन को खूब जो है ना कहते हैं अपनी स्किन को बर्बाद करके आते हैं, उसको टैन कर देते हैं, सनबर्न हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, और सबसे स्टार्टिंग में मुझे लगता है आज हम सीरम्स की बात करेंगे कि समर्स में कौन कौन से सीरम्स जो है स्किन के लिए हमारी फायदेमंद साबित होते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नौरीन नजमुल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने बिल्कुल सही बोला कि आज आप बहुत प्यारी तैयार हुई हैं, खासतौर पे आपका हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं मुझे सेट पे जब हमारे आती है, तो मैं यही सोचती हूँ यार नौरीन जब आती हूँ तो एक टैक्सी कर दिया करो कि यार मैं आ रही हूँ, तो जरा थोड़ी दोनों दोस्तें जो है अच्छा से तैयार हो जाएंगी। तो आज जो है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और रात को मुझे मैसेज करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि मुझे खुद भी बहुत लेट पता चला कि मुझे सुबह आना है, तो वो प्लान आउट करने में और फिर रात को अच्छा भी नहीं लगता कि मैसेज करूं और कोई सो रहा हो कोई जाग रहा हो पता नहीं होता, तो एक एथिक्स के खिलाफ बात हो जाती है। हाँ ये भी है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी कभी वैसे कर दिया करो, मैं सुबह उठ के देख लूंगी फिर अच्छा सा, मतलब जैसे आज हुआ है ना ऐसे ही इंशाल्लाह। वैसे ही बहुत अच्छी तैयार हुई है, वैसे भी आप हर शो के अंदर बहुत प्यारी लग रही होती है। थैंक यू सो मच। बस नौरीन हो गया मेरा काम, अब बढ़ते हैं नाजरीन के फायदे की बात करते हैं। गर्मियों में जो है वो कौन कौन से सीरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सीरम्स बहुत सारे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन ई का सीरम होता है, और उसके अलावा दो नाम मैंने मिस कर दिया आई गेस, वो आप बताइएगा। तो कौन सा सीरम बेस्ट है गर्मियों में? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आजकल मेरे पास जितने भी पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। आई डोंट नो व्हाई। इससे पहले जितने ही मौसम गुजरे हैं, सर्दियाँ गुजरी हैं, गर्मियाँ गुजरी हैं और भी हीट वेव्स आई हैं, लेकिन कभी स्किन इतनी वर्स्ट कंडीशन के अंदर पेशेंट्स की नहीं आई है जितनी आजकल हो रही है। आजकल उनके स्किन के ऊपर भी एक्नी आ रही है जिनके कभी एक्नी हुई नहीं है। स्मॉल लिटिल बम्स आ रहे हैं और जो है ब्रेकआउट्स हो रहे हैं जिसका कोई रीजन भी नहीं है, और वो कंट्रोलेबल भी बहुत मुश्किल से जाके बहुत ज्यादा जो है वो स्किन पैम्पर करने के बाद वो कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही है लोगों का कलर भी बहुत डार्क हो रहा है, जबकि पहले भी हमारे सीजन गुजरे इस तरीके के, बहुत ज़्यादा हीट भी थी, हीट वेव्स भी हमेशा ही चलती आ रही हैं। काफ़ी ज़माना हो गया जब से हम ऐसी गर्मियाँ देख रहे हैं कराची के अंदर, लेकिन इस दफ़ा जो है बहुत ही ऑयल और सीबम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है स्किन पे। उन लोगों की भी जिनकी ऑलरेडी स्किन जो है बहुत फ्लॉलेस थी, उनकी भी स्किन जो है वो मेरे पास कंप्लेन आ रही है कि उनकी स्किन भी बड़ी ख़राब होती जा रही है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन का pH को मेनटेन करें, क्योंकि हम सीरम्स तो यूज़ करते हैं, हम क्रीम्स भी यूज करते हैं, लेकिन जो हम स्किन का pH होता है ना उसको नहीं देख रहे होते कि हमारे स्किन का pH किस तरफ जा रहा है। क्योंकि सर्दियां थी, सर्दियों के बाद एकदम से गर्मी आई है। ये नहीं हुआ कि पहले थोड़ा थोड़ा करके जो है वो गर्मियाँ आई होती, या फिर पहले स्प्रिंग बड़ा खूबसूरत सा हमारा गुजरा होता और फिर जो है गर्मियाँ आई होती। यहाँ पे हुआ कि अचानक से जो है वो एक दिन सर्दी थी और अगले दिन से इतनी गंदी गर्मी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी स्किन से, क्योंकि ऑब्वियसली जब दाने होना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको अपना आप ही देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे स्किन को क्लीन करके रखें। दिन में एटलीस्ट अगर आप 3 दफ़ा टोनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको 4 दफ़ा कर दें। टोनर अगर आप 5 मिनट यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें, लाइक 6 मिनट 7 मिनट्स टोनर को अच्छे तरीके से स्किन को क्लीन करें टोनर से, ताकि आपकी जो स्किन के अंदर सीबम है, जो ऑयल है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल हो। ठीक है।
उसके बाद जो है वो ऐसे सोप्स इस्तेमाल करें जो कि एक्नी को कंट्रोल करने वाले सोप हों, जो कि स्किन को ड्राई करें। लेकिन ऐसे भी सोप यूज नहीं करें कि आपकी स्किन ड्राई है और उसके ऊपर अगर आपको पिंपल निकल रहे हैं और उस पर आपने ऐसे सोप्स इस्तेमाल कर लिए हैं जिसके अंदर टी ट्री बहुत ज्यादा मिकदार में है, तो वो आपकी स्किन को मजीद ड्राई करके और आपकी स्किन को जो है वो रिंकल्स की तरफ लेके जा सकता है। तो गर्मियों में फिर सोप का इस्तेमाल करें या फिर क्या कहते हैं फेस वॉश का इस्तेमाल करें? अगर आप आउटगोइंग है, बाहर जाते हैं और आप सोप जो है वो कैरी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में जो है वो आप फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर जहाँ पे आप घर पर आ जाए वहाँ पे मैं रिकमेंड करती हूँ जो एक्नी सोप्स होते हैं वो यूज करें। ठीक है, जिन लोगों को एक्नी है उनके लिए, जिनकी नॉर्मल स्किन है और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो तो कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे सोप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाइटनिंग सोप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइटनिंग का ज्यादा क्रेज है। दूसरा टैनिंग हो जाती है तो वो उसको भी कंट्रोल करता है। वाइटनिंग नहीं कर रहा होता लेकिन आपकी स्किन को मैनेज कर रहा होता है, आपकी स्किन के कलर को मैनेज कर रहा होता है। जो सबसे ज्यादा जो है वो आपको गर्मियों में या सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टैनिंग की, कि अचानक से स्किन का कलर जो है वो पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से कलर डार्क हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आप सारे व्यूअर्स हैं हमारे, वो यूज करें आपका जो वाइटनिंग सोप्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर गोट मिल्क हो, जिसके अंदर जो है वो आपका ग्लूटाथियोन हो, विटामिन सी हो, इस तरीके के सोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एक्नी प्रोडक्शन हो रही है, सीबम प्रोडक्शन हो रही है, सो के उठते हैं, मुंह पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऐसी कंडीशन में आप लोग कोशिश करें कि एक्नी सोप्स ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि जो है आपकी स्किन फायदेमंद, स्किन का फायदा हो जाए। और जब सबसे पहले जो आपने जिक्र किया कि आपके पास अजीब सी इस दफ़ा कंप्लेंट्स आ रही हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, वजूहात मालूम हुई क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, वजूहात ये कि कोई भी रीज़न नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात को सोते हैं, सुबह मुंह पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, सीबम कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो इन दैट कंडीशन आपने जो है वो सीबम को कंट्रोल करना है। मैं उनको ये बोलती हूँ कि जब आप रात को सोते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब होती है जब आप रात को सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। ठीक है, पूरे दिन अगर आपके मुंह पे दाने नहीं निकल रहे, सीबम प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा, तो रात को जब आप सोते हैं और सो के आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह के ऊपर बहुत सारे इनाम होते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है। आप लोगों को टीवी में देखने में लगता होगा कि मेरी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, चमक रही है, मेरे पेशेंट्स को भी लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत केयर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले आपने मेरी स्किन देखी होती तो मैं पिकनिक पे चली गई थी और सबसे बुरा मुझे लगता है ये जो पिकनिक होती है बीचेस की, ऑफ मेरी चिड़ है ये, क्योंकि उसके बाद आप जो 6 घंटे वहां पे गुजार कर आते हैं ना, उसको 6 महीने लगते हैं सही करने में। बिल्कुल ऐसे। तो इतने मेरे पिंपल्स हो गए थे और इतने अनकंट्रोलेबल पिंपल्स हो रहे थे जब मैं सुबह सो के उठ रही थी, जब 3-4 इनाम मेरे मुंह के ऊपर थे। तो मैंने उसको ऐसे कंट्रोल किया। और जो कि मैं अपने पेशेंट्स को भी ये बात बोलती हूँ कि एक तो आपने टोनर इस्तेमाल करना है टी ट्री वाला। अगर आप नॉर्मल टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप, या विटामिन सी का टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप शिफ्ट कर जाए टी ट्री के ऊपर। टी ट्री बहुत ज्यादा अगर मिकदार के अंदर है और आपको लगाने में जलन हो रही है तो उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं विद रोज वाटर। आप उसको डाइल्यूट करके वो इस्तेमाल करें। रात को अच्छे तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करें, सोप से अच्छे तरीके से 5-10 मिनट तक उसको क्लेंस करके 2-3 मिनट के लिए सोप लगा छोड़ दें, ताकि मेडिकेटेड सोप है, उसके अंदर दवाई होती है, दवाई आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, वो आपको फायदा देगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल सोप की तरह उठाएंगे, फेस वॉश करेंगे और फिर रख के मुंह धो लेंगे तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। आता तो है बट इतना ज्यादा फर्क नहीं आता जितना आना चाहिए। सेकेंड, मैं पेशेंट्स को ये बात बोलती हूँ कि जब आपको अनकंट्रोलेबल एक्नी हो तो एक अपने एक्नी सीरम्स को यूज करें। एक्नी सीरम्स जो हैं वो आपके डिफरेंट सीरम्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपके एक्नी कंट्रोल सीरम्स है। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों को बताया नौरीन ने कि किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। वक्फा बराए पानी। जी अब फरमाइए। तो उससे आप अपनी एक्नी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा जो आपकी सीबम प्रोडक्शन होती है वो भी कंट्रोलेबल हो जाएगी। सेकंड, अगर उससे भी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनके एक्नी सीरम्स इस्तेमाल करने के बाद भी जो है वो सीबम प्रोडक्शन नहीं रुक रही है, तो जो आपके मड मास्क होते हैं, टी ट्री मड मास्क होते हैं या नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी होती है, वो आप रात को जब आप अपने सीरम्स वगैरह लगा लें तो उसके 10 मिनट के बाद वो फेस के ऊपर हल्का सा बना के, बहुत माइल्ड सा बना के, बहुत ज्यादा थिक नहीं, बहुत माइल्ड सा बना के आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएं और लगा के आप सो जाएं, ताकि जो ऑयल है वो मड आपका जो है सक करता रहेगा। तो आपकी एक्नी प्रोडक्शन नहीं होगी।
ठीक है, मतलब सोते हुए हल्का सा मड मास्क लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल। वो लोग या वो पेशेंट, सॉरी मैं मुंह से पेशेंट ही निकलता है, वो पेशेंट जिनके सीबम बहुत ज्यादा होता है, ऑयल बहुत ज्यादा होता है, मेरे बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने यही रोजाना किया कि मैंने अपना ऑयल कंट्रोल सीरम लगाया पहले, और फिर उसके ऊपर हल्का सा माइल्ड सा मड मास्क लगा के रोजाना सोई। तो 3 से 4 दिन में मेरी एक्नी कंट्रोल हो गई। ठीक है। प्लस मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, और पहले आई थिंक वो थी भी नहीं, इंट्रोड्यूस ही अभी 2-4 दिन पहले हुई है। तो एक फार्मा वाले मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि कूलिंग जेल है, कूलिंग जेल ना, और वो बड़ा अच्छा है, वो इतना ज़बरदस्त मेंथॉल है। तो अब मैं बिफोर मेकअप जो है वो उसको एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को मैं देख रही हूँ, मेरे जितने पेशेंट आ रहे हैं उनको मेकअप करने से भी एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट होता है, सही है, ऑयल होता है। तो जब ऑयल कंटेंट आपकी स्किन के ऊपर लगेगा और ऑलरेडी जो है वो ऑयल प्रोडक्शन आपके हो रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपने सीरम भी लगाया हुआ है या आपने जो है वो कोई कमर्शियल ऐसा प्राइमर लगाया हुआ है जो कि आपको उस वक्त लगाने से ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है या मॉइस्चर जो है वो सक हो गया है या आपके ऑयल जो है वो प्रोडक्शन कम हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके फेस के ऊपर जो आपका मेकअप है वो फॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपके, क्योंकि वो ऑयल प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उससे भी एक्नी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओके अच्छा, बहुत ज्यादा बात कंटिन्यू करें, कुछ और रहता है तो बता दीजिए, ताकि मैं जो है वो एक बहुत अहम सवाल जो है आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि नेट की जो इंटरनेट की हमारी दुनिया है, सोशल मीडिया आजकल उसका बड़ा ज्यादा जो है ना लोगों को क्रेज होता है कि उस पर जो चीज आ जाए तो उसको फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो आ चुके हैं मार्केट में कि आप अप्लाई करें, आपके जो पिंपल्स वगैरह है वो सब जो है वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद स्किन जो है वो ग्लास स्किन हो जाएगी। ये सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट की बात नहीं है, और भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ, तो वो ये जो लोग फॉलो कर लेते हैं, क्या उनको फॉलो करना सही तरीकेकार है या आप बताएंगे वो बेहतरीन तरीका? अच्छा, मैं अभी एक चीज बताती हूँ, रात को ही मैं देख रही थी, वो एक ऐड चल रहा था, यही चाइनीज स्टिक थी, एक ग्रीन ट्री लिखा हुआ था उसके ऊपर। उन्होंने स्टिक खोली, अपने फेस के ऊपर पूरा वो मास्क लगा लिया ग्रीन कलर का, और थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर ब्लैक हेड्स की तरह वो ब्लैक 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 स्पॉट्स आ गए। हाँ। तो वो होता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कमर्शियल आपको बेचने का तरीका है। वो एक कमर्शियल होता है जो आपको दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का काम करता है। इतने ब्लैक हेड्स किसी के फेस के ऊपर नहीं होते नॉर्मली, कि आप जब लगाएंगे तो आपके चेहरे के एक एक कोने के ऊपर ब्लैक हेड बाहर निकल आएगा, बिल्कुल इतने ब्लैक हेड नहीं होते। और सेकेंडली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है हाइड्रा फेशियल के अलावा या क्लिनिकल प्रोसीजर्स के अलावा जो कि आपके स्किन के टोटल 100% जो आपके ब्लैक हेड एंड वाइट हेड है वो बाहर निकाल के रख दे। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज इन सब एड्स जो कि कमर्शियली आ रहे होते हैं बार बार आपकी स्क्रीन के ऊपर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनका फायदा नहीं होता। वो एक फेक एड्स होते हैं जो कि बना के आपको दिखाए जा रहे होते हैं, और लोग बड़े इंस्पायर होके वो मास्क खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टिक है जी, और काफी सारे लोग खरीद भी रहे हैं। मेरी अपनी भाई की बेटी लेकर आई फिर उसके बाद पता चला होगा कि और उसके बाद उससे बड़े मजे से लाके मुझे दिखाया कि नॉइन को ये देखें मैं ना मास्क लेकर आई। मैं ये तुमने कहाँ पैसे वेस्ट किए हैं। और वो एक्सपेंसिव है। हाँ ऑब्वियसली, अभी मैं कल जो एड देख रही थी इट कॉस्ट लाइक 1500 रुपीज। हाँ। तो आप पैसे ज़ाया नहीं करें, अच्छी चीज़ खरीदें, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें, बजाय कि आप ये कमर्शियली जो बहुत ज़्यादा जिनके एड्स आ रहे होते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा एड किसका आता है हमारे टीवी के ऊपर? सिगरेट का जी, सही है। और सिगरेट बहुत ही ख़राब चीज़ है, सबको ही पता है, लेकिन फिर भी बार बार उसका कमर्शियल आ रहा होता है। बाद में लिखा हुआ आ रहा होता है कि वो सेहत के लिए मुज़िर है, हाँ, लेकिन अब बाद में देखता कौन है? सब तो पहले ऐड देखते हैं। बिल्कुल, एंड में जो है वो कोई भी फॉलो अप नहीं करता। तो ये जो सब सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं, पहले आप जो है वो या तो अपने किसी डॉक्टर से कंसर्न कर लें, कोई भी चीज जो भी आप स्किन के ऊपर अप्लाई करें, प्लीज 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 बराए मेहरबानी प्लीज अपने किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को, किसी डॉक्टर को कंसर्न जरूर करें। कल मैं बल्कि एक व्लॉग देख रही थी, एक बड़ी मशहूर व्लॉगर है, ठीक है, तो वो मुझे ये चीज़ हैरत हुई और मैं बड़ा सरप्राइज थी कि लोग ब्लॉगर्स को देख के बड़ी चीज़ें खरीद रहे हैं। नीचे एक लंबी लाइन आई हुई क्वेश्चंस की, ना तो वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ना वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना वो कॉस्मेटिक साइंस पढ़े हुए हैं, ना उन्होंने जो कोई रिसर्च की हुई है उसके ऊपर। वो उनके पास एक प्रोडक्ट आता है
कमर्शियल, उनको उसकी पे मिल रही होती है कि आपने ये एडवर्टाइज करना है, अपने फॉलोअर्स को बेचना है, जितना आप बेचेंगे उतना आपको परसेंटेज मिलेगा, वो आपको वही चीज़ जो वो आगे बेच रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स को देख के कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ लगा रहे हैं, मत खरीदें, क्योंकि वो पर्सनली ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो भी एक डॉक्टर के पास ही जा रहे होते हैं। बिल्कुल, ये जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करने से जो है सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ ये जो जितनी सस्ती क्रीम है उनके अगर आप एड्स देखें तो बड़ी से बड़ी मॉडल उस एड के अंदर होती है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं। हाँ। और आप उनके घर चले जाएं तो वो उन चीजों को उनके कहीं पे भी आपको नजर भी नहीं आएगी, वो खुद जो है बाहर जाके जो है बाहर से चीजें ला रही होती हैं या वो किसी ना किसी क्लिनिक के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करा रही होती है ऑथेंटिक जगह से, लेकिन वो ये सब चीज इस्तेमाल नहीं कर रही होती। तो जो चीज बिक रही है वो चीज जरूरी नहीं है कि वो चीज अच्छी है, और हर चीज आपके स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं ये भी बहुत मैटर करता है। ऑयली स्किन होती है किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कंबाइन स्किन होती है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, तो उसमें भी आप लोग ये जरूरी है कि अपने स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स खरीदें। हाइड्रा फेशियल का भी आपने जिक्र किया, तो हाइड्रा फेशियल में आपने कहा कि तमाम स्किन जो है वो क्लीन हो जाती है, तो हाइड्रा फेशियल करवाना गर्मियों में बहुत बेस्ट है। बहुत, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। हाइड्रा फेशियल एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि आप 12 महीने करवा सकते हैं और इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। आपकी ड्राई स्किन है उसका ही पीएच मेंटेन करती है, हाइड्रेट करती है। आपकी ऑयली स्किन है तो सीबम कंट्रोल करेगी, आपकी जितना डर्ट है स्किन में से वो स्किन में से डर्ट सक करके निकालेगी, उससे एक्ने भी कंट्रोल होती है, उससे आपके रिंकल्स भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और तो हाइड्रा फेशियल तो बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, बार कितनी दफा करवा सकते हैं आप? महीने में एक दफा हाइड्रा फेशियल ले लें तो अगले महीने जरूरत अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं हाइड्रा फेशियल की, जैसे कुछ लोग ओकेजनली लेते हैं तो वो कोई इवेंट है तो उससे पहले आके उन्होंने हाइड्रा फेशियल ले लिया, लेकिन अगर जो लोग जिनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि उन्होंने एज अ ट्रीटमेंट लेना है तो वो 20 डेज में एक बार। ठीक है, मतलब 20 डेज में एक बार करवा सकते हैं अगर उन्होंने वैसे करवाना है। तो ट्रीटमेंट किसको आप सजेस्ट करती हैं? कौन सा पेशेंट ऐसा होता है जो आपसे आके कहते हैं कि मैं कौन सा प्रोसीजर करवाऊं और आप कहती हैं कि आपके लिए बेस्ट है हाइड्रा? किस स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हाइड्रा फेशियल? सबसे ज्यादा स्किन की जरूरत होती है जो कि डिहाइड्रेटेड हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम ही हाइड्रा है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड हो, या फिर उनके जिनकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो या डेड स्किन हो, क्योंकि उसके अंदर हम पीलिंग एजेंट भी ऐड करते हैं। पीलिंग का हमारा सारा प्रोसीजर उसी के अंदर ऐड हुआ होता है। साथ ही साथ जो है वो सबसे बेस्ट होता है जिनके एक्नी होती है, सीबम बहुत ज़्यादा होता है, या जिनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनके स्किन जो है वो एक फ्लॉलेस नज़र आ रही होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्किन केयर भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन जो है वो एक ग्लास स्किन होती है ना, वो वाला लुक नहीं आ रहा होता। तो उनको मैं बोलती हूँ कि वो एज अ ट्रीटमेंट प्लान लें इसको। लेकिन अगर वैसे अगर आपको लेना है तो आप ओकेजनली लाइक कोई इवेंट है तो आप उससे पहले ले सकते हैं। एकदम से स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, और ऑब्वियसली स्किन आपकी हाइड्रेट होगी, पीएच मेंटेन होगा, आपकी डेड स्किन जो है वो पीलिंग एजेंट के जरिए जो आपकी डेड स्किन रिमूव की जाएगी, प्लस उसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग जो कि आपकी स्किन लिफ्टिंग के लिए भी होता है, तो आपकी स्किन टाइटनिंग भी होती है उससे। ओके, तो वो अगर आप कोई इवेंट से पहले ले रहे हैं तो वो एक सडन सा आपको जो है वो एक ग्लास लुक और एक ग्लोई लुक देता है। ठीक है, तो इवेंट से कितना टाइम पहले करवाना चाहिए? एटलीस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि जो सक्शन होती है बेसिकली जब हम आपकी स्किन को सक कर रहे होते हैं उस मशीन के थ्रू, तो वो समटाइम्स ये होता है कि आपके ब्लैक कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। वो पैचेस बेसिकली परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी बेस पे होते हैं, क्योंकि जब हम आपकी स्किन को सक कर रहे होते हैं, स्किन वो मशीन सक कर रही होती है, तो जैसा आपने देखा होगा अजामा के बाद एक ब्लड पैच आ जाता है जी, ठीक है, तो इसी तरीके से हाइड्रा में भी ब्लड पैच आता है, लेकिन वो स्लोली ग्रेजुअली डिसॉल्व हो जाता है। तो फॉर द सेफ साइड हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने 2 डेज पहले इवेंट से हाइड्रा फेशियल लेना है। ओके, 2 दिन पहले अगर जाना है आपको किसी शादी में या हो रही है आपकी बहन की मंगनी, तो आप लेकिन 2 दिन पहले हाइड्रा फेशियल करवाएं। उसी टाइम करवाने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हमारे यहाँ फेशियल का भी बड़ा ट्रेंड है, आके और भी बातें करते हैं नौरीन से, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब, उनसे जानते हैं। फेशियल का मैंने जिक्र किया, नॉर्मली लोग फेशियल जो है वो सैलून पे जाके करवा रहे होते हैं, और आप लोगों के पास जो बाकायदा प्रॉपर चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं, लोग थोड़ा सा डरते हैं कि ये इक्विपमेंट्स जो है वो स्टेरिलाइज्ड है या नहीं है, इसका पता नहीं क्या प्रोसीजर होगा। कुछ लोगों को जिनको अवेयरनेस होती है वो ये सब चीज़ों पे गौर करते हैं। वैसे तो अमूमन हमारे यहाँ लोगों को, मुझे लगता है अवेयरनेस आती चली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी है अभी भी कमी का। आप क्या समझती हैं?
मुझे लगता है कि अभी बहुत कमी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा। सैलून जाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्लिनिक आना जब प्रेफर करते हैं जब उनके या तो कोई मेजर इशू हो जाए, कलर टैनिंग हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा जो है एक्नी निकल आए, तो उस कंडीशन में वो क्लिनिक विजिट करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 50-50% होता चला जा रहा है। 50% अभी भी बहुत सारी आवाम है जो कि सस्ती चीज़ें, सस्ते क्रीम्स और सस्ते ये प्रोसीजर्स की तरफ जाती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अवेयर हो गए। ठीक है, ये अच्छी बात है, अवेयरनेस आना चाहिए। और जो हम प्रोग्राम्स करते हैं आप लोगों के लिए ही तो करते हैं, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ही करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया में, क्या क्या चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हम लोगों को जिस जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता उसकी सबकी मालूमात आपको हासिल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ देखना है, मुस्कुराती सुबह देखना है। उसमें हम आपको डॉक्टर नौरीन से भी जब भी मुलाकात करवाते हैं हम जानते हैं स्किन के हवाले से बहुत बेहतरीन बात है। अभी समर्स के हवाले से जो है सबसे बेस्ट प्रोसीजर्स कौन से हैं और कौन सी, क्या ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन ही ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती है, ड्राई स्किन के क्या मसाइल होते हैं, ऑयली स्किन के क्या मसाइल होते हैं इन समर्स? समर्स में जो ड्राई स्किन होती है तो बड़ी फ्लॉलेस हो जाती है, क्योंकि ड्राई होती है जब उसके ऊपर सीबम आता है या थोड़ा बहुत ऑयल आता है तो उसका पीएच मेंटेन हो जाता है, तो उनका तो कोई इशू होता नहीं है। बल्कि उनके जो रिंकल्स के चांसेस होते हैं वो भी थोड़े रिवर्स बैक होना शुरू हो जाते हैं इन समर्स। जितनी उनकी स्किन डैमेज होती है विंटर्स में उतनी स्किन उनकी अच्छी हो जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है समर्स के अंदर। तो उनकी तो स्किन जो है वो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है तो ज़्यादा महीने यहाँ पे जो है वो उनकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है, उनका पीएच भी मेंटेन रहता है। और लेकिन पानी उनको भी चाहिए कि पानी ज़्यादा पिए, डिहाइड्रेटेड ना हो ना स्किन। जो ऑयली स्किन है उनके बड़े मसले मसाइल होते हैं कि वो जैसे समर्स में एंटर होते हैं, विंटर में उनकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है और जैसे ही वो समर स्किन में एंटर होते हैं, एंटर होते के साथ ही उनके सीबम प्रोडक्शन, एक्नी प्रोडक्शन और अनकंट्रोलेबल ऑयल आ रहा होता है कि वो अगर मेकअप किया हुआ है तो वो भी स्टे नहीं कर पाता, कोई क्रीम लगाई हुई है तो वो स्टे नहीं कर पा रही होती, तो उनके ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा मसला तो एक्नी प्रोडक्शन का होता है। ओके, अच्छा, बारीक बारीक जो आप जैसे रात को सोएं और सुबह उठें तो बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे दाने हुए होते हैं फेस पे, क्या आप वो फेस वॉश भी करें अच्छे से तो वो रब हो जाता है और स्किन क्लियर हो जाती है? ये कौन सी फॉर्म है मतलब पिंपल्स की, ये कौन सी फॉर्म है? अच्छा, ये इसको कहते हैं एक्नी बम्प्स। ठीक है, ये वही है जिसका मैं शुरू में आपको जिक्र कर रही थी कि जब आप सो के उठते हैं तो आपकी स्किन पे इतना ऑयल होता है और ऑयल होने के बाद जो है डर्ट भी होता है, थोड़ा बहुत ऑयल भी होता है, ऑयल और सीबम मिलके जो है छोटे छोटे जो है पूरी स्किन पे दाने निकाल देते हैं, जो कि बेसिकली आपकी एक्नी नहीं होती लेकिन वो एक्नी से ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, क्योंकि एक स्किन है आपकी वो बिल्कुल फ्लैटन स्किन है और उसके ऊपर रेड कलर के ऐसे दाने निकल आते हैं, तो वो ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहे होता है। तो कोशिश करें कि अभी स्किन का पीएच मेंटेन करके रखें। दूसरा जो मैं कूलिंग जेल मैंने आपको बताया, वो कूलिंग जेल का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास कूलिंग जेल नहीं है तो एक्नी कंट्रोल सीरम्स इस्तेमाल करें या फिर नाइसिनामाइड सीरम इस्तेमाल करें। नाइसिनामाइड सीरम जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, नॉर्मली आपको मिल जाता है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन प्लीज़ जाके अगर आपने लेना है तो किसी ऑथेंटिक जगह से लें। व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स को देख के मत लीजिएगा, क्योंकि वो एडवर्टाइज दे रहे होते हैं जो कि उनको पीछे से चीज़ें दी जा रही होती, प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये नाइसिनामाइड सीरम जो आपने बताया इसके फवाइद क्या क्या है? नाइसिनामाइड बेसिकली क्या करता है कि आप रात में पहले तो अपना वो करें, क्या नाम है, टोनर से अच्छे तरीके से क्लीन करें फेस को, ताकि जितना भी ऑयल है, सीबम है, जितना डर्ट है वो सब आपके जो पोर्स है उसमें से निकल जाए, तो स्किन बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगी, आपकी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद आप जो है वो अपना फेस वॉश करें, जो कि आपको रिकमेंड किया गया है, सोप या फेस वॉश व्हाटएवर जो भी आपके पास है, उससे आप अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करके स्किन को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जो है वो आप नाइसिनामाइड सीरम लेके गीले ही फेस के ऊपर और जो है वो ड्रॉप्स आप गिराएं और गिरा के स्किन से सिर्फ उसको स्प्रेड आउट कर लें, उसको रब नहीं करना। तो वो क्या करेगा, आपके जो पोर्स होंगे उसको मिनिमाइज करेगा, उनको अपनी सिर्फ उसका जो काम होता है पोर्स का, वो ये काम होता है कि एक तो आपकी स्वेटिंग बाहर निकालनी है, उससे जो आपका पानी है बॉडी में वो स्वेटिंग के जरिए बाहर निकालना, और दूसरा ये काम होता है कि आपकी स्किन को सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है आपके पोर्स की, तो वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करके आपके ओरिजिनल पोर्स के साइज पे लेकर आएगा। जो कि होता है ना कि हम कभी कभी देख रहे होते हैं यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा पोर्स जो है इनहैंसिव और एनलार्ज हो जाते हैं, वो उसको अपनी जगह के ऊपर वापस लेकर आता है। प्लस आपके जो ब्लैमिशेस हो रहे होते हैं या आपके जो हाइपरपिगमेंटेशन वगैरह हो रही होती है, वो उसको भी काफ़ी हद तक बट कम
उसको भी नॉर्मलाइज कर रहा होता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन नॉर्मलाइज करता है। लेकिन उसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करके रखता है, तो उससे जो आपकी सीबम प्रोडक्शन होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है और जो आपके पोर्स होते हैं वो भी मिनिमाइज ही रहते हैं। ओके, ये नाइसिनामाइड की है। और ये कौन लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ऑयली स्किन है? नाइसिनामाइड जो है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है उसको हाइड्रेट करके रखता है वो, और पोर्स का तो सबके साथ इशू होता है, चाहे ड्राई हो, चाहे फिर वो नॉर्मल स्किन हो या फिर वो ऑयली स्किन हो। पोर्स को मिनिमाइज करके रखता है, पीएच को मेंटेन करता है, और दूसरा आपके जो छोटे मोटे आपके हाइपरपिगमेंटेशन हो रही होती है उसको भी वो कंट्रोल कर रहा होता है, और रिंकल्स को भी कम कर रहा था आपकी फेस के ऊपर। तो वो तो आप किसी भी स्किन टाइप पे यूज कर सकते हैं आफ्टर 20। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नौरीन के, जैसे हमने जिक्र किया पिकनिक्स का, पिकनिक्स पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और उसकी वजह से स्किन पे जो सन टैन सनबर्न हो जाता है, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो बेहतरीन है? अच्छा, अगर आप क्लिनिकल साइड पर आ रहे हैं और क्लिनिकल साइड पे आपने प्रोसीजर करवाना है तो उसके लिए केमिकल पील्स होता है जो कि आपकी स्किन को पील करते हैं। साथ ही एब्रेजन्स होती है, डायमंड एब्रेजन है, डर्मा एब्रेजन है। इस किस्म के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपकी स्किन की टैनिंग को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाथों पैरों पे है वो केमिकल पील के ज़रिए हम कवर करते हैं। फेस जो है वो केमिकल पील भी हो सकता है उसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड पील भी होता है, उसके अंदर जो सिलिसैलिक एसिड पील भी होता है, उसमें आपके अदर पील्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और उसके अंदर जो है वो आपकी एब्रेजन्स भी इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे डायमंड एब्रेजन है, डर्मा एब्रेजन है। इस तरीके के एब्रेजन के ट्रीटमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जिससे आपकी स्किन की जो टैन लेयर होती है, डेड लेयर होती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड देन फिर आपको होम मेडिकेशन दी जाती है जिसके थ्रू आपकी जो टैनिंग है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, एक ही सेशन में हो जाता है ये सब? डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर आपकी सनबर्न मतलब ऐसा हुआ है, हल्का फुल्का हुआ है, तो फिर वो फर्स्ट सेशन में ही कवर हो जाता है। लेकिन लड़के, खासतौर पे लड़के जब पिकनिक्स के ऊपर जाते हैं तो ना तो सनब्लॉक यूज करते हैं, ना उन्होंने कोई मेकअप किया हुआ होता है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है आपका स्किन का, आपकी स्किन डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हैं वो सन में ना। और थोड़े जो है वो पानी में जाना लड़कों में ज्यादा होता है कि वो पानी में जा रहे हैं, पूल में जा रहे हैं या बीचेस पे जा रहे हैं, तो पानी के अंदर जाते हैं तो उनके टैनिंग ज्यादा होती है। उनकी कंडीशन ये होती है कि उनकी स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है। तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली हमें बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 मंथ लगता है उनकी टैनिंग रिमूव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये आप अपने स्टैटिक्स में मुझे बताएगा कोई नए प्रोसीजर्स आए हैं? जैसे होता है हर चीज़ में एडवांस ट्रीटमेंट हो रही है, तो यहाँ पर कोई एडवांस ट्रीटमेंट आई है जो इंट्रोड्यूस हुई है अभी फिलहाल? अभी जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट और सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आई है वो आई है बालों की, जो कि है हेयर फिलर्स। हेयर फिलर्स से अभी तक एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो बालों के अंदर और कोई नहीं आई है। बालों में सबसे ज़्यादा जो है वो अभी हेयर फिलर्स जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चल रहे हैं, जिससे आपके हेयर फॉल रुक जाता है, बालों की थिनिंग कंट्रोल होती है, आपके बाल भी थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं। लड़कियों में जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं उनके भी हेयर फॉल कंट्रोल होता है। लड़कों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गंजपन जो है वो कॉमन हो गया पाकिस्तान के अंदर, अगर 25 से ऊपर का लड़का है और अगर उसके बाल हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगी उसके बाल। बिल्कुल। ऐसा क्यों है वैसे? क्यों ये साइडों से हमारे बच्चों के बाल उड़े? एक तो इनहेरिटेंस का इशू है, दूसरा ये कि अच्छी गिज़ा नहीं है। बाहर निकल रहे बिरयानी खा ली, बाहर निकल रहे बन कबाब खा लिया, चिप्स खा लिया, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। जो डाइट लेनी चाहिए बेसिकली, जो कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को जो है वो बैलेंस करके रखती है, वो नहीं लेते। गोश्त खा रहे हैं तो सिर्फ गोश्त ही खाया जा रहा है, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। वेजिटेबल तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लड़के होंगे जिनको पसंद होगी, वरना घर में दाल सब्जी बने तो लड़के नहीं खाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो मुझे लगता है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शैम्पू का ज्यादा इस्तेमाल भी आपके बालों के लिए हार्मफुल है, जेंट्स हजरात की और लेडीज की भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, शैम्पू, जहाँ तक शैम्पू की बात है तो शैम्पू भी इन्वॉल्व है, लेकिन शैम्पू तो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। मतलब डेली बेसिस पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली शैम्पू यूज करना है, चाहे छोटे से बाल हो, लेकिन वो शैम्पू के बगैर बाल नहीं धोएंगे। फिर अम्माएं टोकरी होती हैं कि नहीं देखना, एक वक्त आएगा बाल खत्म हो जाएंगे, और फिर जब होते हैं तो वो शैम्पू को कह दिया जाता है कि बेटा ये शैम्पू की वजह से हुए। तो क्या ये बातें सही हैं? अच्छा, शैम्पूज अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो आपको माइल्ड शैम्पूज यूज करने चाहिए, जो कि बेबी शैम्पूज होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट शैम्पूज आपने देखे होंगे जिसके अंदर स्मेल नहीं होती और ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो ज्यादा लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंडीशनर मिक्स नहीं हुआ होता, तो कंडीशनर आपके बालों को थोड़ा सा शाइनी कर देता है और वो आपके बालों को शाइनी नहीं करता क्योंकि वो माइल्ड शैम्पूज होते हैं। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर शैम्पू यूज कर रहे हैं तो आप माइल्ड शैम्पूज यूज करें, एक्सट्रीम शैम्पूज यूज ना करें जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपके केमिकल्स इन्वॉल्व
वो। और अगर आपकी इनहेरिटेंस में है गंजपन, आपके पेरेंट्स में है या आपके जो दादा दादी नाना नानी में से किसी को है या चाचा वगैरह मामू किसी में है गंजपन का इशू, तो कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टर 20 आप जो हेयर फॉल शैम्पूज होते हैं मेडिकेटेड वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है, सीरम्स यूज करना शुरू करें, स्प्रेज यूज करना शुरू करें, ताकि आपकी जो हेयर कंडीशन है वो अच्छी हो। दूसरा, बाल जो है वो एक खाद की तरह होते हैं, आप खाद में उसका फूड डालेंगे तो अच्छा प्लांट निकलेगा, प्लांट हेल्दी होगा तो उसके अंदर फ्रूट अच्छा आएगा। इसी तरीके से आपके बाल होते हैं, अगर आप अच्छा सीरम्स डाल रहे हैं, उसके अंदर अच्छे स्प्रेज डाल रहे हैं, उसके अंदर अच्छा शैम्पू डाल रहे हैं, उसको अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, खाना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से आपके बाल अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकेंगे। ठीक है। और ये जो आपने हेयर फिलर की बात की, ये प्रोसीजर होता कैसे है? हेयर फिलर्स होते हैं जैसे कि आपके लिप फिलर्स होते हैं, लिप फिलर्स तो बहुत कॉमन है, तो सब नहीं देखे होंगे। एक इंजेक्शन होता है, उसके अंदर फिलर होता है, ठीक है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, बायोटिन होता है और बायोकैपल होता है, प्रोकैपल होता है, उसका एक सम अप होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो एक थिक फॉर्म में होता है जिसके अंदर आपका प्लासेंटा भी होता है, स्टेम सेल्स भी होते हैं। आप वो इंजेक्ट करते हैं आपके सर में, ठीक है, पहले सुन करते हैं अच्छे तरीके से ताकि पेशेंट को जो है वो कोई पेन कंप्लेन ना आए। उसके बाद फिर आप इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करने के बाद आप उसको छोड़ते हैं तकरीबन 20 डेज के लिए, और 20 डेज में ही जो है वो इफेक्ट आ जाता है। ओके, 20 डेज में आपके बाल जो है वो रीग्रोथ भी होना शुरू हो जाते हैं, प्लस जो गिर रहे होते हैं, हेयर फॉल हो रहा होता है, वो फौरन ही रुक जाता है उससे। वाओ, दैट्स वेरी गुड। मतलब ये सबको करवाना चाहिए क्योंकि आजकल बालों के बड़े मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल है, लड़कों में तो बहुत ही ज्यादा, लड़कों में तो मैं यही देख रही हूँ आधे से ज्यादा आवाम तो गंजी हो चुकी है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है कि मतलब छोटे छोटे हैं, इतनी उम्र नहीं है, 19-20 साल, यहाँ साइडों से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। और वजह जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। वजह जो है वो ज्यादा तो वजह यही है कि हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं। अगर बच्चा नहीं डाइट ले रहा है, आपकी डांटने पे भी डाइट नहीं ले रहा, तो उसको बेहतर है आप मल्टीविटामिन के ऊपर ट्रांसफर कर दो। आप उसको बोलो बेटा कुछ नहीं करो, दिन में एक गोली खा लो बालों की, बालों के लिए खा लो, अपनी डाइट के लिए खा लो। बच्चे क्या हो रहा है, बच्चे हेल्दी नहीं हो रहे हैं, बच्चे ओबीस हो रहे हैं, बिल्कुल मोटे होते चले जा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान की मोटी होती चली जा रही है। पेट, आप जिस लड़के का पेट देखेंगे उसका पेट बाहर होगा, जबकि ना तो लड़कों में हार्मोनल कोई इशू का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, ना ही उनकी जो है वो लड़कियों की तरह प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं, ना उनके बच्चे होते हैं। लेकिन आप जिस मर्द को देखेंगे जो कि मैरिड होगा, उसका पेट जरूर बाहर निकला होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो एक तो डाइट वगैरह का भी बड़ा इशू है। डाइट बाहर निकले, कुछ भी खा लिया ऑयली, अब उसके अंदर कितना गंदा ऑयल यूज हुआ हुआ है, गंदा नहीं भी यूज हुआ हुआ, तो एक ही चीज अगर आप डेली बेसिस पे खाते रहेंगे, वॉक आपकी है नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज आपकी है नहीं, आपका ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छा नहीं है क्योंकि आप जो है जिमिंग कर नहीं रहे, घर में बैठ के आप अगर सिर्फ खाते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप ओबीस हो जाएंगे, आप हेल्दी नहीं होते, अंदर से आप बिल्कुल खोखले हो, लेकिन आप देखने में आपका वजन ऐसा लगेगा 90 kg 100 kg। ये मैं बात कर रही हूँ बहुत ही यंग लड़कों की। हाँ, 90 kg वेट तो लड़कों में बड़ा कॉमन ही हो गया है, बहुत कॉमन हो गया, और बड़े फखर से बताते हैं कि भाई हम खाते पीते घर के हैं, ऐसा मसला नहीं है। और जो टोकता भी है वो उस बेचारे का टोकना मुश्किल है। अच्छा, मैंने तो अपने बहुत पेशेंट्स का वेट कम करवाया, चाहे वो मेरे पास किसी भी इशू से आए हो, मैं उनको बोला ना वेट कम करो, क्योंकि मुझे इतनी चिढ़ है। अभी मैं पार्क गई हुई थी, पार्क के अंदर मेरी बहन के बेटे ने एडमिशन लिया उसमें फुटबॉल में, तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, क्रिकेट भी हो रहा है वहाँ पे, फुटबॉल भी सिखाई जा रही है वहाँ पे, और भी फर्दर हो रही है एक्टिविटीज। लेकिन जो पेरेंट्स आए हुए साथ, उसमें जितने फादर हैं उन सब के पेट बाहर। मैंने अपनी बहन को बोला मैम मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं जितनी देर बैठी रही, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा तो काम ही यही है ना, तो मेरा फोकस ही इसी बात पे होता है कि बंदे फेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, या आपका जो है हेल्थ कैसी है। तो मैंने घर जाके अपनी बहन से बोला मैम वहाँ पे जितने लड़के थे लड़कियां पतली हैं, उल्टा है, लड़कियां पतली जबकि उनके बच्चे भी हैं, उनके साथ हार्मोनल इश्यूज भी इतने ज्यादा हैं आजकल लड़कियों के साथ, फिर भी लड़कियां जो है वो फिट हैं। लड़का जो आ रहा पेट इतना इतना बाहर, जो आ रहा पेट इतना इतना बाहर, आई डोंट नो व्हाई। और इसी वजह से हार्ट अटैक की जो है ना वो बहुत ज्यादा, और उसके बाद कसूरवार जो है वो औरतें बन जाती हैं कि औरतों ने जीना आराम। हाँ, और इतना अच्छा खाना बनाती है हमारी बेगमात, हम क्या करें, जो हम खाते हैं तो फिर हम मोटे हो जाते हैं। हाँ। ये भी मसला है। तो स्किन, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये कि ऑयली मत खाओ, ऑयली खाना खाओगे तो उससे आपकी स्किन खराब हो जाएगी, स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, ये बातें दुरुस्त हैं या ये बस ऐसे ही लोग कहते हैं, ये मिथ्स है? अच्छा, अगर आपने ऑयली खाना छोड़ना है, मिर्चें वगैरह छोड़नी है, और अगर आपने डाइट कंट्रोल करनी है, आपने सब कुछ करना है और उसके बाद भी आपकी एक्नी सही नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा है?
मैदा खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मैदे को आदत डाल लेंगे परहेजी खाना खाने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑयली भी खा सकते हो। मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ आपने जो खाना है आप खाओ, बस जो मैं स्किन केयर रूटीन आपको बता रही हूँ ना, आपने वो फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा, और एक मैं चीज बताना चाहूंगी, पिछली दफा शायद हमने थोड़ा कम डिस्कस किया था, क्योंकि मैं रेटिनॉल सीरम्स को ज्यादा डिस्कस करती नहीं हूँ, ठीक है। ना ही मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ। उसको यूज करना बड़ा ही कोई मुसीबत का और बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक काम है। क्यों? एक तो वो हर स्किन को सूट नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके लिए आपकी स्किन या तो एजिंग बहुत ज्यादा हो तो आपकी स्किन को सूट करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एजिंग वाली स्किन को सूट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाइसिनामाइड सीरम है, नाइसिनामाइड सीरम आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो, हर स्किन को सूट करता है। लेकिन रेटिनॉल सीरम जो है वो हर स्किन को सूट नहीं करता। अच्छा। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप एक्नी पेशेंट, एक्नी के जो लोग हैं, नॉट पेशेंट, एक्नी के जो फॉलोवर्स होते हैं, लोगों के ब्लॉगर्स हैं, उनकी कल मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो रेटिनॉल सीरम वो प्रिस्क्राइब कर रही थी मोहतरमा जो भी थी, वो प्रिस्क्राइब कर रही थी कि 20 की एज के बाद आप रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ओह माय गॉड। तो रेटिनॉल सीरम बेसिकली विटामिन ए होता है, और विटामिन ए अगर आपने इस्तेमाल किया हो या फिर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो, आपको एक्नी का इशू हो, तो डॉक्टर आपसे हमेशा ये सवाल पूछता है कि आपकी शादी कब है। ठीक है, एक्नी की जब आपको दवाई देता है तो उसके अंदर विटामिन ए होता है, और विटामिन ए देते हुए हमेशा डॉक्टर ये बात पूछेगा कि आपकी शादी कब है। अगर आपकी शादी बहुत करीब है, 3 महीने 6 महीने में है, तो डॉक्टर कभी आपको लिख के नहीं देगा। अगर 6 महीने के बाद शादी है तो वो आपको लिख के देगा ट्रीटमेंट प्लान कि हाँ विटामिन ए ले लो, क्योंकि वो प्रेगनेंसी है बहुत इश्यूज करते हैं। ओके। विटामिन ए आप प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो, तो आप विटामिन ए नहीं ले सकते। ओह माय वो गॉड। आपके हार्मोन्स को फॉर अ टाइम भी डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मैं तो खैर प्रिस्क्राइब करती नहीं हूँ, विटामिन ए वाले कोई भी चीज प्रिस्क्राइब नहीं करती। तो अभी आप देखें ना, आपकी फील्ड है, आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप तो देख के ही हिल गई होंगी कि ये क्या प्रिस्क्राइब कर रही हैं। ऐसे ही अगर बच्चियां हमारी आजकल बहुत फॉलो करती हैं, बहुत ज्यादा, और तकरीबन उनके फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा फॉलोवर, लाइक मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। तो नीचे मैं मैसेजेस वगैरह पढ़ रही थी तो मुझे खुद बड़ा अफसोस हो रहा था कि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो आप किस तरीके से इतना श्योरली एक बात बोल सकते हैं कि 20 साल जैसे आप क्रॉस करें, रिंकल्स आना शुरू हो जाए तो आप रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेटिनॉल सीरम, हाँ एक चीज है कि रेटिनॉल सीरम जो है वो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी लेकर आता है, कोलेजन प्रोडक्शन करता है। हाइलुरोनिक एसिड भी वही कर रहा है, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो हर स्किन टाइप को सूट करता है। ठीक है। रेटिनॉल सीरम जो है वो है बहुत अच्छा, इलास्टिसिटी भी देगा, आपको स्किन को यूथफुल भी कर देगा, आपकी स्किन को फ्लॉलेस भी करेगा। बट समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स जो है एक्नी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे आपके फेस के ऊपर एक्नी नहीं है, बट एकदम से जो है एक्नी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एबनॉर्मल एक्नी होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो भी आप स्किन के ऊपर लगा रहे होते हो ना, वो आप समझ होते हो कि आप अपनी स्किन के अप्लाई कर रहे हो स्किन पे ना, लेकिन वो हर चीज आपके ब्लड के अंदर जा रही होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होकर आपके ब्लड के अंदर जा रही होती है, तो वो आपके हार्मोन्स को भी इफेक्ट करती है। आपके जो है वो जितने भी वही प्रोसीजर, वही उसका प्रॉब्लम होता है जो कि एक विटामिन ए खाने का होता है, वही विटामिन ए लगाने का भी होता है। ओके, जो लोग ये समझते हैं ना कि हम तो सिर्फ स्किन पे लगा रहे हैं, हमने खाई थोड़ी है, इसका हमें साइड इफेक्ट क्या होगा। जैसे सस्ती क्रीमों में मरकरी है, तो ये बात बोली जाती है कि अगर आप मरकरी लगा रहे हो तो आप अपनी ब्लड के अंदर मरकरी डाल रहे हो, बिल्कुल मिकदार उसकी मरकरी की आपकी ब्लड के अंदर जा रही है। तो रेटिनॉल प्लीज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको सूट कर रहा है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप किसी की वीडियो देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि मैं ये देख के जो है लगाना शुरू कर दूं, तो पहले अपने किसी डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से जो है कंसर्न करें, उसके पास जाएं, अपनी स्किन टाइप दिखाएं कि आपकी स्किन को कर भी सकता है सूट या नहीं कर सकता। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपकी रेडनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा इची स्किन हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि आपकी फ्लिकी स्किन होती है और फ्लेक्स जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जबकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपने देखा होगा जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी होती है उनको कुछ क्रीम्स ऐसी दी जाती हैं कि जिससे उनकी स्किन ड्राई हो और फिर वो ड्राई होके स्किन पील होना शुरू हो जाती है। तो सेम रेटिनॉल सीरम के साथ भी सेम ही यही होता है। अच्छा, कोई भी रेटिनॉल सीरम जो है वो लाजमी उसके अंदर विटामिन ए ऐड होगा? रेटिनॉल है ही विटामिन ए की फॉर्म। ओके। रेटिनॉल जो है वो रेटिनॉइड से बना है, रेटिनॉइड जो है विटामिन ए है। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो उसको आप
रेटिनॉल सीरम लगाएं और उसको आप किसी के साथ मिक्स ना करें, जैसे विटामिन सी के साथ। उसमें मैं ये भी देख रही थी कि वो कह रही थी कि विटामिन सी आप रेटिनॉल सीरम लगाएं, देन फिर आप विटामिन सी सीरम भी लगा लें। तो प्लीज बराए मेहरबानी ये मत करिएगा, आपकी स्किन जल जाएगी पूरी। ओह माय गॉड। तो अगर आप रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप दिन में 3 दफा मॉइस्चराइजर अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो ड्राइनेस है उसको आप सही कर सकें। उसके बाद जो है हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं ताकि आपके ब्लड में से वो चीज निकलती भी चली जाए। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर किसी चीज का इतना बड़ा जो वो एक प्रॉब्लम है यूज करना कि वो हर बंदा यूज नहीं कर सकता, तो बगैर प्रिस्क्राइब किए इस्तेमाल ना करें। एग्जैक्टली, आप इस्तेमाल ही ना करें। अगर उसके साथ इतने ज्यादा नुकसानात हैं तो क्या अल्लाह पड़ी है। फायदे भी हैं, लेकिन फायदे आपको वही फायदे अगर आप जो है वो रिंकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही फायदे आप हाइलुरोनिक एसिड से भी ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप रेटिनॉल सीरम हर चीज में जो है रेटिनॉल सीरम, रेटिनॉल क्रीम, रेटिनॉल ये रेटिनॉल। अच्छा, हमारे यहाँ ये क्या तो मसला है, कोई एक चीज, एक नया नाम आ जाए, मतलब एक चीज आ जाए नई मार्केट में और एक सोशल मीडिया पे उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है और हम सब उसी तरफ जाते हैं कि बस 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 हमें यही लेना है, हमें यही लेना है। कुछ टाइम पहले हाइलुरोनिक एसिड आया था ऐसे ही, और उसके तो चले फवायद हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों जो है वो किसी की बात सुन के जो है फौरन से उसी लाइन में लग जाते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें भी ये चीज खरीदनी है। अच्छा, होता ये कि यहाँ 800 रुपये फीस पे करने में बड़ा मसला होता है लोगों को। अच्छा, कि 800 रुपये फीस पे करके या 500 रुपये फीस पे करके आप किसी के पास जाइए, कंसर्न नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरे दिन यूट्यूब पे बैठे रहेंगे, यूट्यूब पे बैठे रहेंगे। अच्छा, इसके इतने फॉलोवर्स हैं, इसके इतनी चमक रही है, ये जरूर ये जो बता रही है ना वो इस्तेमाल करती होगी। हाँ। अब आपने 10,000 रुपए का सामान मंगा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 10,000 रुपए के सामान के जो 25% है वो उसी बंदे को ही जा रहा है कोड इस्तेमाल करने पे। जो एंड में बता रहे होते हैं ना कि कोड इस्तेमाल करें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और बेसिकली आप उनका कोड इस्तेमाल करते हैं, फिर वो रजिस्टर्ड होता है, वो फिर उनको उसके पैसे जा रहे होते हैं। ओह माय गॉड। तो ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा। अगर वो आपको सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे होंगे ना। प्लस उनको फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मैं जब तक उसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं हो या मैंने अपने ऊपर या अपने घर में किसी के ऊपर सामने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जब तक मैं वो चीज़ आगे प्रिस्क्राइब कभी भी नहीं करती। ओके, अपने डेली रूटीन में इन समर्स हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा जो ऐसा हो कि हमें फ़ायदा हो और हमारी स्किन में पिंपल्स भी ना हो, रिंकल्स भी ना पड़े, हमारी स्किन फ्लॉलेस हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी स्किन को क्लीन करके रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच मेंटेन करना। प्लस पानी बहुत ज़्यादा पिएं, 3-4 लीटर आपने पानी दिन में पीना है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और इमेजिन करने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर 4-5 लीटर हम पिएंगे तो फिर हम वॉशरूम कैसे जाएंगे और ये क्या करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास जो है कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करके रखेगा। दूसरा, उसके अंदर विटामिन ई होता है, तो वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी भी देगा। ठीक है। प्लस आपकी बॉडी के लिए वो बड़ा अच्छा है, प्लस टेस्ट में बड़ा अच्छा होता है, तो आप पी भी सकते हैं, आपको मजा भी आएगा पीने में। उसके अंदर थोड़े से रात में जो एलमंड्स डाल के छोड़ दें, 7-8 एलमंड डाल के छोड़ें, और सुबह जो है वो एलमंड खा भी लें और दूसरा पानी भी पी लें, वो आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखेंगे। प्लस हाइलुरोनिक एसिड्स इस्तेमाल करें, हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स इस्तेमाल करें, नाइसिनामाइड सीरम्स इस्तेमाल करें, विटामिन सी सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन सी सीरम भी हर किसी को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समटाइम्स क्या करता है, आपकी स्किन को फ्लॉलेस करता है, समटाइम्स कुछ स्किन को डार्क कर देता है। ठीक है। काफी सारे ऐसे कंप्लेंट्स हैं मेरे पास कि विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करने से स्किन और कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क हो गया, क्योंकि वो आपकी स्किन को जला भी सकता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपकी स्किन को सूट करे, वो चीज़ इस्तेमाल करें। प्लस सबसे ज़्यादा अगर आपको फ्लॉलेस लगना है, अच्छा लगना है, तो उसके लिए आप अपनी स्किन को दिन में जो है 3 से 4 दफ़ा, 5-6 दफ़ा जो है स्किन को पानी से जो है धोते रहें। ठीक है, ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। ठीक है नौरीन, तो हमने जिक्र किया कि जो आप मतलब स्किन में जो आप लगाते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, अंदर आपके ब्लड में जारी होती है तमाम चीज़ें। जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, अभी उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, वो इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो उनके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तुम बताना चाहोगी कि आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं और ये नहीं, ये हार्मफुल है? अच्छा, जब बात हो रही थी रेटिनॉल सीरम की, तो मैं ये बोलने वाली थी लेकिन मैं भूल गई बीच में। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, सही है, वो प्लीज़ रेटिनॉल सीरम से दूर रहें, क्योंकि बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं विटामिन ए लेने की वजह से। ओके, ठीक है, तो उसको तो आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें कि आपने वो यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है। आप नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकती हैं, आप नाइट क्रीम में कोई भी हाइलुरोनिक एसिड क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि हाइड्रेट रहे आपकी स्किन। प्लस आपकी अगर बहुत ज़्यादा एक्नी निकल रही है तो पहले आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है कि आप
ओरल मेडिकेशन अगर कोई ले रही है या कोई सप्लीमेंट ले रही है तो वो आप कौन सा ले रही है उसके मुताबिक देखते हुए आपको दिया जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू होता है जिसमें आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दे सकते बगैर रिपोर्ट्स चेक किए। और ज्यादातर तो ये होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा आप सब्र कर लो, टोट के इस्तेमाल कर लो, लाइक मड मास्क है, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल कर लो कि उससे आपका थोड़ा टाइम निकल जाए। या आप जो है वो टी ट्री ऑयल यूज कर लो, टी ट्री के जो फेस वॉशेस हैं वो यूज कर लें, टी ट्री के टोनर्स यूज कर लें और मड मास्क यूज कर लें ताकि आपका थोड़ा सा टाइम निकल जाए। मेडिकेशन उनको नहीं दी जाती। ओके, ठीक है। और सीरम अगर इस्तेमाल करना है तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और नाइसिनामाइड सीरम इस्तेमाल कर सकती हैं, वो अल्फा आर्बिटन सीरम इस्तेमाल कर सकती हैं, और ग्लूटाथियोन सीरम इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, वो इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, लेकिन वो ये देखे ना, ये कितनी अहम बात थी कि जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो इस चीज़ पे बहुत गौर करें, क्योंकि रेटिनॉल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जो है नुकसानात, जहाँ पे फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। तो ये चीज़ डिस्कस करनी बहुत लाजमी थी। मुझे तो थैंक्स टू नौरीन ये पता चल गया कि रेटिनॉल के इतने ज़्यादा जो है वो नुकसानात हैं, वरना मैं कभी ना कभी सोचती थी, चलो होता है ना, कभी देख रहे होते तो यार चलो ये वाला सीरम मंगा लूँगी, अब मैं ये वाला सीरम यूज़ करूँगी। हाइलुरोनिक एसिड मैंने यूज़ किया, उसके तो खैर फ़वाइद बहुत अच्छे हैं। वो स्किन पे आपकी एकदम से फ्लॉलेस हो जाती है आपकी स्किन, और उससे शाइन आ जाती है स्किन में, क्योंकि वो हाइड्रेट कर देता है स्किन को। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। मैसेज क्या देना चाहोगी? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी ये जो ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स होते हैं वो लोगों को मिसगाइड नहीं किया करें। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो यू कैन रिसर्च इट ऑन इंटरनेट, आप रिसर्च करें, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें। और लोगों को मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये व्लॉग्स देख के और ब्लॉग्स देख के जो है वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करें। पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जिसको नो हाउ हो उसके पास जाके जो वो रिकमेंड करें वो स्किन पे इस्तेमाल किया करें। क्योंकि स्किन ऐसा मसला है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन आता है ना वो आपका फेस, आपकी स्किन होती है, तो उसका ख्याल रखा करें। उसका ख्याल रखें, हम भी आपका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।